गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पर और वो टॉपिक है ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस। से जब थेरेपी की जाती है तो उस वक्त ये कई दफ़े देखा जाता है कि हम पेशेंट को साइमल्टेनियसली दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स भी देते हैं। यहाँ पर यह बहुत ज़रूरी होता है समझना कि अगर साइमल्टेनियसली हम दो ड्रग दे रहे हैं एक पेशेंट को, तो देयर आर चांसेस कि वो दोनों ड्रग आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ये जो इंटरेक्शन होगा उनके बीच में, इसकी वजह से बेनिफिशियल इफेक्ट्स तो आ सकते हैं, बट कई दफे ये होता है कि इन दोनों ड्रग के इंटरेक्शन की वजह से साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, टॉक्सिसिटी होने लगती है, एडवर्स इवेंट्स आने लगते हैं, नोइंगली अननोइंगली थेराप्यूटिक फेल्योर होता है। इसी वजह से ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इस चीज को समझना इस वजह से भी जरूरी है कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि किस किस तरीके के ड्रग इंटरैक्शंस हो सकते हैं, और ये भी आइडेंटिफाई कर लें कि किस तरह के ड्रग्स होंगे, किस क्लास के ड्रग्स होंगे जहां पर हमें अवॉइड करना चाहिए या कहां पर हम इस तरह के इंटरैक्शन को प्रमोट करेंगे। फाइन। सो ड्रग इंटरैक्शन कैन बी डिफाइंड एज अल्टरेशन इन द इफेक्ट ऑफ ड्रग। चेंज आएगा इसमें, ड्रग का जो एक प्रेडिक्टेबल इफेक्ट होता है उसमें चेंज आएगा, अल्टरेशन आ जाएगा। राइट। टॉक्सिसिटी हो सकती है। जब दो ड्रग हम देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि एक ड्रग आपका एक्टिव हो सकता है वो इनएक्टिव ड्रग हो। कई दफे दोनों ही ड्रग एक्टिव होंगे, और यह भी देखने को मिल सकता है कि एक ड्रग ने दूसरे ड्रग की टॉक्सिसिटी को बढ़ा दिया है। ना ये क्यों होगा, इसका रीजन होता है, हम उन रीजंस पर जाएंगे कि टॉक्सिसिटी कैसे बढ़ सकती है। हम सिंगल देते थे तब तो टॉक्सिसिटी नहीं होती थी, बट जब हमने दो ड्रग को कंबाइन कर दिया तब टॉक्सिसिटी के चांस बढ़ जाएंगे। फाइन। सो जब ड्रग इंटरेक्शन होगा, अल्टरेशन आएगा, रिजल्ट में इफेक्टिवनेस में इंक्रीमेंट हो सकता है या डिक्रीमेंट हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। अल्टीमेटली इसकी वजह से होगा क्या? या तो आपको एडवर्स इफेक्ट्स ऑब्जर्व होंगे जो आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे, ठीक है, या जो इफेक्ट है वो घट जाएगा। आप जितना उम्मीद कर रहे थे उससे काफी कम इफेक्ट आएगा, कई दफे नहीं आएगा। कई दफे है कि ड्रग अपना काम तो कर रहा है, बट आपको जो फार्माकोलॉजिकल थेराप्यूटिक बेनिफिट चाहिए था वो नहीं मिला। दूसरा सिग्निफिकेंस है वो ये है कि बायोलॉजिकल इंटरफेरेंस हो सकता है लेबोरेटरी टेस्ट्स के रिजल्ट्स में। आपने ब्लड सैंपल दिया, आपको टेस्ट करवाने थे और पता करना था कि भाई हमारे सीरम में क्या चीज बढ़ी है, क्या चीज घटी है, जरा फाइंड आउट कर ले। लेकिन अगर आपने साइमल्टेनियसली कुछ ड्रग्स लिए हुए हैं तो इसकी वजह से आपका जो डायग्नोसिस है वो गलत हो सकता है, वो मिसलीडिंग हो सकता है। जो प्रॉब्लम नहीं है वो प्रॉब्लम नजर आ सकती है, और बेनिफिशियल इफेक्ट जो आएंगे वो तो हम कोट करेंगे ही करेंगे। फाइन। तो ये जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं, ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस आपको दो तरीके से एग्जाम्पलीफाइड किया जा सकता है। इन विट्रो ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है और इन विवो ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। नाउ व्हाट इज इन विट्रो ड्रग इंटरेक्शन? इसका मतलब यह हुआ कि जो ड्रग है वो आपकी बॉडी में नहीं गया है, आपने दो ड्रग को सिरिंज में मिक्स कर दिया या टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर दिया। कई दफे होता है ना कि डॉक्टर ने कहा कि भाई पेशेंट को ये इंजेक्शन भी लगना है, ये इंजेक्शन भी लगना है, तो
इंजेक्शन लगाने वाले जो हैं, चाहे वो नर्स हो, सिस्टर हो या और कोई हो, वो क्या करेगा, अपना टाइम बचाने के लिए, अपनी मेहनत बचाने के लिए एक ही इंजेक्शन के अंदर दोनों ड्रग को फिल कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, पेनिसिलिन प्लस अमाइनोग्लाइकोसाइड, ऑलराइट, दोनों ही ड्रग एंटीबायोटिक है। इन्फेक्शन ज्यादा था तो फिजिशियन ने कहा कि भाई पेनिसिलिन भी चलेगा पेशेंट को और अमाइनोग्लाइकोसाइड भी चलेगा पेशेंट को। जो गलती हुई वो ये हुई कि पेनिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड दोनों को ही एक ही सिरिंज में फिल कर लिया गया और पेशेंट को दे दिया गया। पेशेंट को कोई फायदा नहीं होगा इससे, ना पेनिसिलिन का फायदा मिलेगा ना अमाइनोग्लाइकोसाइड का फायदा मिलेगा, बिकॉज दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया। ये ड्रग इंटरेक्शन हुआ। नाउ इन विवो ड्रग इंटरेक्शंस, इसके कई एग्जांपल्स हैं। फाइन, द इफेक्ट ऑफ इन विवो ड्रग इंटरेक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यू टू फार्माकोकाइनेटिक रीजंस और फार्माकोडायनेमिक रीजंस। Now, if we talk about pharmacokinetic reasons, then obviously we are going to take the parameters of absorption, distribution, metabolism, and excretion. यही है pharmacokinetics. We can quote some examples. Alteration in absorption. Say for example, if you are taking antacids. ना एंटासिड्स के जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो कैल्शियम वाले होते हैं, मैग्नीशियम वाले होते हैं, एल्युमिनियम वाले होते हैं, या आपने आयरन फॉर्मुलेशन यूज किया हो, चाहे तो आप एंटासिड्स यूज कर रहे हैं या फिर आप कोई आयरन फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हैं, और अब बारी है दूसरे ड्रग की एंट्री की। तो आपका जो दूसरा ड्रग है वो है टेट्रासाइक्लिन। नाउ इन दोनों में से कोई एक भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं और अब आपने साइमल्टेनियसली टेट्रासाइक्लिन दिया जो कि एक एंटीबायोटिक है, तो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज टेट्रासाइक्लिन विल गेट चिलेटेड इन मेटल आयंस के साथ। टेट्रासाइक्लिन विल फॉर्म अ चिलेट और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट खत्म हो गया। करेक्ट? नाउ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर क्या होगा कि दो ड्रग आपने साइमल्टेनियसली लिए और डिस्ट्रीब्यूशन का फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, वहां पर आप देखेंगे कि ड्रग का इफेक्ट कम हो रहा है या ड्रग का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्या आपको याद है जब हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग का कंसेप्ट, और वहां पर हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैन यू रिमेंबर क्या हुआ था वहां? वहां यह हुआ था कि अगर दो ड्रग हैं सेम नेचर के, वो प्रोटीन पर बाइंड करते हैं सेम प्रोटीन पर। मान लो वीक एसिडिक नेचर के ड्रग्स हैं, उनके लिए जो प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन है। अब दोनों ड्रग एल्ब्यूमिन के पास बाइंड करने के लिए पहुंचते हैं, बट दोनों में से कोई एक ड्रग है जो प्रेफरेंशियली स्ट्रांगली बाइंड करेगा और दूसरे ड्रग को उस वक्त बाइंड करने नहीं देगा। तो जो दूसरा ड्रग है जिसको बाइंड करना था बट उसको बाइंड करने नहीं दिया गया क्योंकि पहले ड्रग ने डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया,
यानी प्रोटीन बाइंडिंग दूसरे ड्रग की नहीं हुई, तो मतलब दूसरा ड्रग फ्री है। अब वो प्लाज्मा के अंदर फ्री मूव कर रहा है, और वो ड्रग जो फ्री रहता है, वो पोर्शन जो फ्री रहता है, वो काम करेगा, क्योंकि अब वो रिसेप्टर पे बाइंड करेगा या और किसी भी तरीके से उसको काम करना हो, अब वो काम करेगा। हम तो ये सोच के बैठे थे कि वो प्रोटीन पर बाइंड करेगा, इतना पार्ट उसका फ्री रहेगा, तो इतना इफेक्ट आएगा। बट हुआ यहां पर क्या, गड़बड़ हो गई। यहां पे हमारे उम्मीद से कहीं ज्यादा फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग आ गया, क्योंकि प्रोटीन बाइंडिंग नहीं हुई, फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग आ गया और उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ के आया। कैन वी रिमेंबर सम एग्जांपल? सैलिसाइलेट एंड टॉलब्यूटामाइड। दोनों ड्रग को साइमल्टेनियसली दिया गया। सैलिसाइलेट आप एंटी इंफ्लेमेटरी या फीवर के लिए या पेन के लिए आपने दिया। टॉलब्यूटामाइड शुगर लेवल को कम करता है ये, राइट। दोनों ही वीक एसिडिक ड्रग है, दोनों का प्रोटीन एल्बुमिन है। नाउ सैलिसाइलेट हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू बाइंड विद द प्रोटीन, जिसकी वजह से टॉलब्यूटामाइड डिस्प्लेस हो जाएगा एंड फ्री फॉर्म में आ जाएगा। टॉलब्यूटामाइड का काम शुगर लेवल को कम करना था, लेकिन अब चूंकि फ्री फॉर्म में वो ज्यादा आ गया, तो अब शुगर लेवल को वो हमारे कैलकुलेशन से भी ज्यादा डाउन कर देगा, एंड इट विल काउज हाइपोग्लाइसीमिया। आई हैड सेड यू ऑलरेडी, हाइपोग्लाइसीमिया अगर ज्यादा हो गया तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ड्रग इंटरेक्शन होने जा रहा है मेटाबॉलिज्म की वजह से। मेटाबॉलिज्म की वजह से आपको दिखेगा कि ड्रग का जो इफेक्ट है वो कम हो रहा है। डू यू सी, मेटाबॉलिज्म के केस में जो कंसेप्ट है एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन का, इस कंसेप्ट का यूज होता है। एंजाइम इंडक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं कि एक ड्रग एंजाइम इंड्यूसर हो सकता है, और अगर एंजाइम इंड्यूस हो गया इसका मतलब है एंजाइम ज्यादा काम करेगा, यानी मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो फास्ट हो जाएगा, यानी आपका जो ड्रग है वो बहुत जल्दी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या उसको जिस भी फॉर्म में कन्वर्ट होना हो, यानी ड्रग का इफेक्ट आपको बहुत जल्दी खत्म होता हुआ दिखेगा अगर आपने एंजाइम को इंड्यूस कर दिया है तो ऐसे कई ड्रग्स हैं जो एंजाइम को इंड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एंजाइम इंड्यूसर के बार्बिट्यूरेट्स, रिफाम्पिन, ये लोग एंजाइम इंड्यूसर्स हैं। आप इनके साथ अगर किसी ड्रग को देंगे तो चूंकि एंजाइम ज्यादा काम करेगा तो दूसरे ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा और दूसरे ड्रग का जो इफेक्ट है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी आपको कम इफेक्ट मिलेगा या कई दफे इफेक्ट मिलेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ट्यूबरक्लोसिस की पेशेंट है, लेडी है, ट्यूबरक्लोसिस की पेशेंट है वो, फाइन। नाउ शी हैज थॉट कि फैमिली प्लानिंग की जाए तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज किया जाएगा। अगर रिफाम्पिन साथ में लिया जा रहा है प्लस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज हो रहे हैं, रिफाम्पिन इट विल इंड्यूस द मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में यूज होने वाले हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन है उनको मेटाबोलाइज करता है। तो अभी क्या होने वाला है, रिफाम्पिन की वजह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, इसका इफेक्ट कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, यानी जो पर्पस था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने का
वो पर्पस खत्म हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। फाइन। तो आप अगर इन दोनों का ड्रग इंटरेक्शन का एग्जांपल कोट करेंगे तो यहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर का एग्जांपल कोट कर सकते हैं। राइट। बार्बिचुरेट्स के बारे में हम ये जानते हैं कि एंजाइम इंड्यूसर होता है, और एक दफे मैंने आपको बताया था कि ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। मतलब जब आप बार्बिचुरेट की डोजिंग करेंगे और करते रहेंगे तो बाद में पता ये चलेगा कि यार इसका तो इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है। आप अगर एनेस्थेसिया के लिए यूज करेंगे, आप ये सोच रहे थे कि 6 घंटे 7 घंटे बेहोश रहेगा, पता चला वो 2 घंटे के बाद ही जग गया। हो सकता है ये। आप अगर इसको एंजाइटी के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो दिक्कत, सीडेशन हिप्नोटिक के लिए यूज कर रहे हैं तो दिक्कत। नाउ द लास्ट पैरामीटर ऑफ फार्माकोकाइनेटिक इज एक्सक्रीशन। टू ड्रग्स when given simultaneously they may interfere with the excretion। आप सोच रहे होंगे कि ये लेट से निकलेगा, लेकिन वो जल्दी निकल गया। आप सोच रहे होंगे कि ये जल्दी निकल जाएगा, लेकिन वो लेट से निकल रहा है। बेनिफिशियल इफेक्ट भी मिलेगा आपको, हार्मफुल इफेक्ट भी मिलेगा आपको। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसके एग्जांपल्स कोट किए हैं। क्या आपको वो कंसेप्ट याद आ रहा है जब हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एसिडिक ड्रग है और यूरिन का पीएच एल्केलाइन है, तो ऐसे केस में क्या होगा? जब आपका एसिडिक नेचर का ड्रग अल्केलाइन पीएच के पास पहुंचेगा तो ये आयोनाइज्ड हो जाएगा, और आयोनाइजेशन की वजह से रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी उसके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि अब वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो आप ड्रग के टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं। जैसे कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक ड्रग है एम्फेटामिन, वीक बेसिक ड्रग है। तो क्या हमने डिस्कस किया था एम्फेटामिन के बारे में कि एम्फेटामिन को अक्सर जो लोग हैं वो एज एनोरेक्टिक एजेंट यूज करते हैं, यानी भूख नहीं लगने देगा आपको। तो आप खाना कम खाएंगे, रोटी कम खाएंगे, चावल कम खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे, ठीक है। तो जब आप एम्फेटामिन की कंटिन्यू डोजिंग करेंगे, आपके ब्लड के अंदर कीटोसिस डेवलप हो जाएगा, कीटोन बॉडी ज्यादा बन जाएंगे, और जब कीटोसिस का कंडीशन डेवलप होता है तो आपका जो यूरिन है वो हो जाता है एसिडिक पीएच का। नाउ एम्फेटामिन इज बेसिक इन नेचर, यूरिन इज एसिडिक इन नेचर। एम्फेटामिन आयोनाइज हो जाएगा और एम्फेटामिन का एक्सक्रीशन हो जाएगा। दूसरा हमने एग्जांपल किया था पेनिसिलिन और प्रोबेनिसिड का। इस एग्जांपल में क्या हुआ था, क्या बात हुई थी? दोनों एक्सक्रीट होने के लिए ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन यूज करता है। इन दोनों का जो टारगेट है वो टारगेट है ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, राइट। इसके थ्रू से ये यूरिन में आ जाएगा और एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, बट प्रोबेनिसिड का कोई एक्टिव रोल नहीं होता है। बट आप प्रोबेनिसिड क्यों दे रहे हैं? क्योंकि प्रोबेनिसिड विल स्ट्रांगली बाइंड टू OATP एंड इट विल इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन के पास क्या ऑप्शन बचा? पेनिसिलिन को बाहर जाने नहीं मिल रहा है, तो उसके पास ऑप्शन है कि अब वो रीएब्सॉर्ब हो जाए। तो यहां पर आपने इस ड्रग कॉम्बिनेशन से बेनिफिशियल इफेक्ट लिया है पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपने और बढ़ा दिया। ड्रग इंटरेक्शंस ऑफ फार्माकोडायनेमिक नेचर। ना फार्माकोडायनेमिक एंटागनिज्म, दो ड्रग जब आप साइमल्टेनियसली देंगे और अगर वो दोनों ड्रग
एक दूसरे के ऑपोजिट काम करता है, यानी एक एगनिस्ट है और दूसरा एंटागनिस्ट है। फार्माकोलॉजिकल एंटागनिज्म जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिनर्जिज्म और एंटागनिज्म में, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर के लिए इनकी कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बीटा एड्रिनर्जिक एगनिस्ट और दूसरा ड्रग बीटा एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक पेशेंट है, उसको बीपी की भी प्रॉब्लम हो रही है और उसी पेशेंट को एस्थमा की भी प्रॉब्लम हो रही है। बीपी के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज होगा वो होगा बीटा ब्लॉकर। कई सारे ड्रग्स हैं, मेटोप्रोलोल है, प्रोप्रेनोलोल है, ये ड्रग्स हैं, ये बीपी के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। अब एस्थमा का ट्रीटमेंट, एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए बीटा एगनिस्ट यूज होता है, ये एंटागनिस्ट है। ठीक है, एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए बीटा 2 एगनिस्ट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालीन, ये ड्रग्स हैं। क्या होगा, एक बीटा 2 एगनिस्ट है और दूसरा बीटा 2 एंटागनिस्ट है, या कंबाइंड बीटा 1 बीटा 2 एंटागनिस्ट, लेकिन एक दूसरे के इफेक्ट को ये नलीफाई कर देंगे। फाइन। तो फार्माकोडायनेमिक एंटागनिज्म के अंदर बेसिकली जो हम बात करेंगे वो रिसेप्टर एंटागनिज्म की बात करेंगे, यानी एक ड्रग एगनिस्ट दूसरा ड्रग एंटागनिस्ट। ड्रग इंटरेक्शन होने वाला है, फार्माकोडायनेमिक नेचर है। इसमें दूसरा एक एग्जांपल है कि आपने एक ड्रग लिया और वो जो ड्रग है वो न्यूरॉन अपटेक या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इसके साथ इंटरफेरेंस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, कैटेगरी है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, और इसका एग्जांपल है इमिप्रामीन। ठीक है, एक पेशेंट को एक से ज्यादा डिजीज तो हो ही सकता है। तो यहां पर जो पेशेंट है वो पेशेंट है, उसको डिप्रेशन भी हो रहा है और उसको बीपी भी है, हो सकता है ना। तो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए उसको जो ड्रग दिया गया है वो ड्रग दिया गया है इमिप्रामीन। उस पेशेंट को बीपी भी है, उसका बीपी के लिए जो दवाई चलता है वो चलता है क्लोनिडीन। क्लोनिडीन, फाइन। दो ड्रग आ गए, एक ड्रग आ गया ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी से इमिप्रामीन, दूसरा ड्रग आ गया क्लोनिडीन। अब दोनों ड्रग इंटरेक्ट करेगा, क्या होगा इंटरेक्शन में कि ये जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है ये नॉर एड्रिनलिन के न्यूरोनल अपटेक को ब्लॉक कर देता है। तो इफेक्ट ये आएगा कि क्लोनिडीन का जो इफेक्ट है वो घट जाएगा, यानी जो इसका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट क्लोनिडीन का होता है वो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट घट जाता है। फाइन। तो यहां पर आप जो एग्जांपल कोट करेंगे वो ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। नाउ थर्ड, फार्माकोडायनेमिक एडिटिव और समेटिव इफेक्ट। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। समेशन के केस में दो सिमिलर कैटेगरी का ड्रग हो सकता है बट उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल, पेन किलर आपको चाहिए, आपने एक ले लिया पैरासीटामोल और दूसरा आपने ले लिया मॉर्फिन। दोनों अलग अलग मैकेनिज्म से काम करेगा बट दोनों का एनाल्जेसिक इफेक्ट है, बढ़ के आएगा। ये हो गया समेशन। जबकि एडिशन में क्या होता है, दोनों ही पेन किलर का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम रहेगा, यानी एक पैरासीटामोल
दूसरा आइबुप्रोफेन। तो एडिशन या समेशन इफेक्ट आ सकता है ड्रग इंटरेक्शन की वजह से। नाउ यहां पर जो आपको मैंने एग्जांपल कोट किया है, ये एग्जांपल आप देख पाएंगे कि दो ड्रग एडअप हो रहे हैं, उनका इफेक्ट एडअप हो रहा है या उनका इफेक्ट समअप हो रहा है, बट बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है। ये बेनिफिशियल इफेक्ट के बारे में आपको बाद में बता दूंगा। यहां पर आपको जो मैंने बताया है, एक ड्रग है डिजिटेलिस, दूसरा ड्रग है प्रोप्रेनोलॉल। डिजिटेलिस हार्ट फेलियर के लिए यूज होता है, अरिथमिया के लिए यूज होता है, ठीक। प्रोप्रेनोलॉल एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट है, बीपी के लिए यूज होगा, हार्ट रेट को कम करने के लिए यूज होगा, ठीक। अब देखिए क्या होता है, जब आपने दोनों ड्रग को कंबाइन कर दिया तो जो हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा घट जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया, डिजिटेलिस अरिथमिया में यूज हो सकता है। टैकी अरिथमिया, टैकी अरिथमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, 200, 300, 400 पर मिनट, तो आप डिजिटेलिस यूज कर रहे हो। दूसरी तरफ आप प्रोप्रेनोलॉल यूज कर रहे हो, प्रोप्रेनोलॉल अगेन हार्ट रेट को कम कर सकता है। तो जब दोनों का इफेक्ट कंबाइन हो गया तो ब्रेडिकार्डिया जरूरत से ज्यादा हो जाता है। आप तो सोच रहे थे कि चलो ठीक है 70-80 पर मिनट तक आ जाए, 100 तक आ जाए, लेकिन आपका जो हार्ट रेट है वो 50, 40, 30 पहुंच जा रहा है। फाइन। दूसरा एग्जांपल, अमाइनोग्लाइकोसाइड एक एंटीबायोटिक है। डी-ट्यूबोक्यूरोनिन स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स कर देगा, इतना ज्यादा रिलैक्स कि कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं पाएगा। फाइन। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और डी-ट्यूबोक्यूरोनिन जब एक साथ दिया जाता है तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है। क्यों हो रहा है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस? बिकॉज अमाइनोग्लाइकोसाइड ने डी-ट्यूबोक्यूरोनिन के स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट को बढ़ा दिया है। तो फिर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस क्यों? बिकॉज दिस डायफ्राम, यहां पे आपका स्केलेटल मसल है, ये बहुत ज्यादा रिलैक्स होने की वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, रिलैक्सेशन होगा नहीं प्रॉपर, तो आप सांस नहीं ले पाएंगे और आपको लगेगा कि ये पैरालाइज्ड हो गया, दम घुटने लगेगा आपका। अनदर वन, आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। आपने दो ड्रग लिया साइमल्टेनियसली, इसकी वजह से आप देखेंगे कि आयन, आपके बॉडी में जो आयंस हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हो, किसी भी वजह से ले रहे हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का बेसिकली काम क्या होता है? एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, ठीक है। बीटा मिथासोन, बेक्लोमिथासोन, ये सब ड्रग सुना होगा शायद आपने, डेक्सामिथासोन, राइट, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जब आप यूज करते हैं और अगर आपको बीपी की भी प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से उस बीपी वाली दवाई का जो असर है वो कम दिखेगा आपको। क्यों कम दिखेगा? क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड सोडियम रिटेंशन कराता है बॉडी के अंदर। मान लीजिए कि बीपी का जो रीजन है, जो कारण है, वो कारण यह है कि आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड है, ठीक है। ब्लड के अंदर फ्लूइड ज्यादा है तो ब्लड का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया तो ब्लड वेसल में ज्यादा प्रेशर मारेगा, वो बीपी बढ़ेगा। ऐसे केस में आप डायूरेटिक्स देते हैं ताकि यूरिन के थ्रू से ब्लड का जो पानी है वो ज्यादा से ज्यादा निकल जाए और बीपी डाउन हो जाए। करते हैं ये,
लेकिन अब क्या होने वाला है, जब आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते रहते हैं तो सोडियम आयन आपकी बॉडी में रुकने लगता है, और जब सोडियम आयन आपकी बॉडी में रुकने लगेगा, ब्लड में रुकने लगेगा, तो ऑस्मोसिस प्रॉपर्टी की वजह से सोडियम आयन के पीछे पीछे वाटर भी रुकने लगेगा, एडिमा होगा। आप एक तरफ बीपी की दवाई खा रहे हैं, दूसरी तरफ सोडियम की वजह से एडिमा हो रहा है, कोई असर नहीं दिख रहा आपको कि बीपी कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आयोनिक बैलेंस यहां पर चेंज हुआ है। दूसरा एक एग्जांपल, डिजिटेलिस और लूप डायूरेटिक्स। अगर इन दो ड्रग्स को साथ में दिया गया है तो क्या होगा, जब आप लूप डायूरेटिक्स यूज करते हैं तो इसका एक साइड इफेक्ट आता है, आपके यूरिन के थ्रू से बहुत ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन हो जाता है, आपकी बॉडी से पोटेशियम आयन का लॉस होता है। नाउ दिस लॉस ऑफ पोटेशियम आयन इज नोन एज हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया इज पोटेशियम, पोटेशियम का लेवल हाइपो हो गया यानी बहुत कम हो गया है। तो लूप डायूरेटिक्स का एक साइड इफेक्ट होता है पोटेशियम आयन का बहुत ज्यादा लो लेवल, और वहीं पर आपने डिजिटेलिस भी दे दिया। नाउ डिजिटेलिस का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, एंजाइम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम। तो पोटेशियम आयन का होना जरूरी होता है डिजिटेलिस के लिए। जितना ज्यादा पोटेशियम आयन होगा आपका डिजिटेलिस उतना ही ज्यादा काम करेगा, और अगर पोटेशियम आयन नहीं है तो डिजिटेलिस बाइंड नहीं करेगा, वो फ्री रहेगा। फ्री रहने की वजह से क्या होगा, डिजिटेलिस की टॉक्सिसिटी होने लगेगी। नाउ डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो ड्रग जा रहे हैं आपके बॉडी में साइमल्टेनियसली और आपको कोई टेस्ट करवाना है, फिर ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना है, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो मिसलीडिंग होगा। रिजल्ट आपको पॉजिटिव दिखेगा बट वो फॉल्स पॉजिटिव है, वो एक्चुअली में पॉजिटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहे नैलिडिक्सिक एसिड ले लीजिए जो कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है, चाहे आप सैलिसाइलेट ले लीजिए, आपको पता ही है सैलिसाइलेट के बारे में, या फिर आप विटामिन सी ले लीजिए, ठीक है। तीनों ही एसिडिक नेचर के ड्रग हैं, वीक एसिडिक नेचर के ड्रग। और उसी समय आपने क्या करवाया, शुगर टेस्ट करवाया अपना। यूरिन का सैंपल लेंगे तो आप अलग अलग तरह के रिएजेंट यूज करते हैं, सॉल्यूशंस यूज करते हैं टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। से फॉर एग्जांपल बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सुना है ये वाला नाम? हाँ, नाउ यहां पर क्या आएगा, आपको पॉजिटिव दिखाएगा रिजल्ट। ये रिजल्ट पॉजिटिव इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये लोग विटामिन सी, सैलिसाइलेट या नैलिडिक्सिक एसिड, ये लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, और आपका जो यूरिन का शुगर टेस्ट हो रहा है उसमें कितना रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ शुगर है उसका पता लगाया जाता है। तो पता क्या लग रहा है फिलहाल यहां पे, इनका पता लग रहा है, ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे देते हैं, आपके शुगर के बारे में नहीं बता रही है। दूसरा एग्जांपल, एस्ट्रोजन हार्मोन है एक, फाइन। अगर एस्ट्रोजन की थेरेपी चलेगी और आपको अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाना है, T3, T4, TSH, ठीक है, तो वहां पर थायरोक्सिन का जो वैल्यू आएगा वो भी मिसलीडिंग आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। रीजन क्या है? रीजन है कि ये जो एस्ट्रोजन है इट काउजेज हाइपर प्रोटीनेमिया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो थायरोक्सिन का वैल्यू है जो आना चाहिए वो प्रोटीन लेवल के बढ़ जाने की वजह से वैसा नहीं आता है जो आना चाहिए, मिसलीडिंग आता है रिजल्ट।
आपको लगेगा कि थायरोक्सिन का लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो हो सकता है बढ़ा हुआ ना हो। बढ़ा हुआ इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हाइपरप्रोटीनेमिया हुआ पड़ा है एस्ट्रोजन की वजह से। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी आते हैं। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में आप कई सारे एग्जांपल कोट कर सकते हो जहां दो ड्रग को आपने अगर मिला दिया तो फायदा हो गया। फॉर एग्जांपल, कैन वी कोट द एग्जांपल ऑफ लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा? सिनर्जिज्म के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और यह बताया था कि पोटेंशिएशन हो जाता है इफेक्ट के अंदर। ठीक है, दो ड्रग है, उसमें से एक ड्रग इनएक्टिव हो सकता है या फिर दोनों ही ड्रग एक्टिव हो। बट अगर एक ड्रग इनएक्टिव है, इनएक्टिव होने के बावजूद वो दूसरे ड्रग के इफेक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। कार्बिडोपा क्या कर रहा है? ये लीवोडोपा को डोपामिन डोपा डिकार्बोक्सिलेज से बचाता है। डोपा डिकार्बोक्सिलेज से बचाता है क्योंकि ये जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये लीवोडोपा को ब्रेन में पहुंचने से पहले ही मेटाबोलाइज कर सकता है। तो आपका जो कार्बिडोपा है वो इसी एंजाइम को ब्लॉक करता है। तो जब आपका एंजाइम ब्लॉक हो गया इसका मतलब लीवोडोपा का रास्ता अब सेफ है, वो ब्रेन तक इजीली अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पहुंचेगा और ब्रेन के अंदर जाने के बाद अब वो वहां पर कन्वर्ट होगा डोपामिन के अंदर। राइट, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हमने कोट किया था कल ही, सल्फामिथोक्साजोल और प्लस ट्राइमेथोप्रीम। इसका जो कॉम्बिनेशन था वो ट्राइमोक्साजोल था और हमने क्या बताया था वहां पर कि सल्फामिथोक्साजोल डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को नहीं बनने देगा। बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड बनना है। ठीक है, फॉलिक एसिड का यूज बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को बनाने के लिए करता है, डीएनए को बनाने के लिए करता है ताकि वो सेल डिवीजन कर पाए। फॉलिक एसिड का यूज बैक्टीरिया इस तरीके से करता है। हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को फॉलिक एसिड नहीं बनाने देंगे। फॉलिक एसिड बनने का जो प्रोसेस होता है वो डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड बनाता है, उसके बाद टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड बनाता है। ठीक है, ये जो बनता है पाबा से बनता है ये। तो एक आपका जो सल्फोनामाइड है, सल्फामिथोक्साजोल, ये जो सल्फोनामाइड है ये डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड को बनने नहीं देता है। ठीक है, और जो ट्राइमेथोप्रीम है वो टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड को बनने नहीं देता है। कैसे? एंजाइम को ब्लॉक करके, एंजाइम को ब्लॉक करेगा वो। ठीक है, अगर आप अकेले सल्फामिथोक्साजोल देंगे जो कि सल्फोनामाइड है तो आप बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक पाएंगे बस। लेकिन अगर आप ट्राइमेथोप्रीम के साथ देंगे उसको तो आप बैक्टीरिया को किल कर देंगे, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट आ जाएगा। तो बेनिफिशियल इफेक्ट हुआ। फाइन, नाउ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। दो ड्रग आप अगर कंबाइन कर देते हो तो आप खतरनाक से खतरनाक पॉइजनिंग को भी सही कर सकते हो। इसका एग्जांपल हम कोट कर रहे हैं, नेलोक्सोन प्लस मॉर्फिन। अगर आपको लग रहा है कि मॉर्फिन की बहुत ज्यादा डोजिंग हो गई है, मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो गई, पॉइजनिंग हो गई, मर सकता है पेशेंट, तो आप नेलोक्सोन दे दो साथ में। नेलोक्सोन मॉर्फिन के पॉइजनिंग को, टॉक्सिसिटी को खत्म कर देगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल, अल्कोहल अगर कोई यूज करता है, आप उसको डाइसल्फिराम दे दो। अल्कोहल का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। ठीक है,
एल्डिहाइड जो बनता है वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला इफेक्ट देता है। नॉजिया, वॉमिटिंग, सीवियर हेडेक ये होता है। ठीक है, डाइसल्फिराम क्या करता है, एल्डिहाइड को आगे सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होने देता है। एंड द लास्ट एग्जांपल इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग इज पॉइजनिंग ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस। ये कीटनाशक दवाइयां हैं, ज्यादातर कॉकरोच मारने की दवाई, चूहे मारने की दवाई, दीमक मारने की दवाई, एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स, ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस होते हैं। ठीक है, एक्सीडेंटली या सुसाइड करने के बहाने से अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस की ओवरडोजिंग हो गई, चली गई बॉडी के अंदर, तो उससे बचा कैसे जाए? क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो होता है ना, बेसिकली यह आपके कोलिनर्जिक सिस्टम को जरूरत से ज्यादा स्टिमुलेट कर देता है। तो आपको पहला ड्रग क्या देना पड़ेगा? एंटीकोलिनर्जिक। और एंटीकोलिनर्जिक का बेस्ट एग्जांपल एट्रोपिन। एक और ड्रग आप कंबाइन कर दो इसके साथ, प्रालिडॉक्सिन। प्रालिडॉक्सिन, इट विल एक्टिवेट कोलिन स्टेज एंजाइम। तो आपका कोलिन स्टेज एंजाइम अगर एक्टिवेट हो गया या सेव हो गया तो अब वो ज्यादा काम करेगा। और उसका काम क्या है? कोलिनर्जिक इफेक्ट को, कोलिनर्जिक ड्रग को खत्म करना। सो with this we have finished the topic of drug interaction, in which we have observed so many beneficial effects, so many toxic effects and harmful effects, and we have also observed the responsible drugs, and we have also observed how can we handle the harmful and toxic effect due to drug-drug interactions.